भूगोल की दुनिया वाकई हैरान करने वाली है। आज हम पृथ्वी के कुछ बुनियादी रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है उनसे पृथ्वी की गतियां, उसकी बनावट और यहाँ तक कि मौसम और जलवायु को समझने का एक अच्छा खाका मिलता है। और ये सिर्फ वो नक्शे या जगहों के नाम रटना नहीं है, जैसा कई बार लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि हमारा ग्रह एक सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। सही कहा। ये सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, पर सच कहूं तो हम सबके लिए जानना जरूरी है ताकि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सके। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें, मतलब बिग बैंग से शुरू करके पृथ्वी कैसे घूमती है, अंदर क्या है, हवा कैसे चलती है और ये अलग-अलग जलवायु क्यों है। हाँ, और ये सब आपस में कैसे जुड़ा है ये भी देखेंगे। एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। स्रोतों में जिक्र है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। हाँ, तेज है। लेकिन ध्रुवों पर ये रफ्तार शून्य हो जाती है। बिल्कुल। चलिए ऐसी और भी चीजें समझते हैं। तो ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग थ्योरी। हाँ, मतलब एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से विस्तार शुरू हुआ। ये आज की स्वीकृत थ्योरी है, समझ लीजिए। और ये इतना विशाल है कि दूरियां हम किलोमीटर में नहीं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, लाइट ईयर। हाँ, लाइट ईयर, मतलब वो दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है। ये दूरी है, समय नहीं। बिल्कुल सही, ये याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब पृथ्वी पर आते हैं। इसकी दो मुख्य गतियां हैं ना? हाँ, एक तो अपने अक्ष पर घूमना। हाँ, घूर्णन यानी रोटेशन। और दूसरा सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमण या रेवोल्यूशन। ये दोनों मिलकर ही हमारे ग्रह पर जीवन संभव बनाती हैं एक तरह से। तो पहले घूर्णन की बात। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। हाँ, करीब 24 घंटे में एक चक्कर। इसी से दिन और रात होते हैं। बिल्कुल। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन और दूसरी तरफ रात। वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं उसे। और वो जो रफ्तार वाली बात थी, भूमध्य रेखा पर सबसे तेज क्यों? क्योंकि पृथ्वी का घेरा वहां सबसे बड़ा है, तो उसे 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाने के लिए तेज घूमना पड़ता है। ध्रुवों पर तो वो बिंदु की तरह है, तो गति शून्य। अच्छा, और इसी वजह से सैटेलाइट लॉन्च के लिए भूमध्य रेखा के पास की जगह बेहतर होती हैं? हाँ, उन्हें पृथ्वी की गति से एक शुरुआती धक्का, एक बूस्ट मिल जाता है। रॉकेट को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। समझ गई। अब आते हैं परिक्रमण पर, सूरज का चक्कर। इसमें पृथ्वी को लगभग एक साल लगता है। हाँ, 365 दिन और करीब 6 घंटे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मौसम क्यों बदलते हैं? क्या इसलिए कि पृथ्वी कभी सूरज के पास होती है, कभी दूर? एपहेलियन, परिहेलियन? ये एक आम गलतफहमी है। वो दूरी का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। मौसम बदलने का असली कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका होना। अच्छा, तो ये झुकाव ही है असली वजह? जी हाँ, ये झुकाव तय करता है कि साल के अलग अलग समय में किस गोलार्ध को सूरज की सीधी किरणें मिल रही हैं। इसी वजह से वो संक्रांति और विषुव होते हैं, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स। बिल्कुल। जैसे जून में उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है। तो वहां गर्मी। हाँ, और वहां दिन सबसे लंबा होता है, ग्रीष्म संक्रांति, समर सॉल्स्टिस। और दक्षिणी गोलार्ध में तब सर्दी और रात सबसे लंबी। और दिसंबर में इसका उल्टा। सही। तब शीत संक्रांति, विंटर सॉल्स्टिस होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे लंबी रात। और विषुव, इक्विनॉक्स? वो साल में 2 बार होता है, मार्च और सितंबर में। तब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है ना उससे परे। तो सूरज की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। कमाल है। अच्छा, अब किसी जगह का पता कैसे लगाते हैं? अक्षांश और देशांतर? हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश वो रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। और कर्क रेखा, मकर रेखा? हाँ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरज की सीधी किरणें साल भर इन्हीं के बीच घूमती रहती हैं। और देशांतर? देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड वो उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाती हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। और इसी से समय तय होता है, टाइम जोन। हाँ, देशांतर ही टाइम जोन का आधार है। हर 15 डिग्री देशांतर पर करीब 1 घंटे का अंतर आता है। और वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आइडियल? हाँ, वो मोटे तौर पे 180 डिग्री देशांतर रेखा है। उसे पार करने पर तारीख बदल जाती है।
पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन घट जाता है, पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ। ताकि किसी देश के बीच से ना गुजरे। चलिए अब पृथ्वी के अंदर झांकते हैं। हमें कैसे पता अंदर क्या है? हम खोद तो सकते नहीं ज्यादा गहरा। सही कहा, सीधी जानकारी तो कम ही है, जैसे ज्वालामुखी से निकले लावा से या फिर गहरी खानों से। तो फिर कैसे पता चलता है? ज्यादातर जानकारी अप्रत्यक्ष तरीकों से आती है। सबसे अहम है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, सीस्मिक वेव्स। वो कैसे? जब भूकंप आता है तो दो तरह के मुख्य तरंगें निकलती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। हाँ। ये पृथ्वी के अंदर से होके गुजरती हैं। अच्छा। पी वेव्स ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस वेव्स सिर्फ ठोस से। इनकी गति और रास्ते से और कहाँ ये पहुंचती हैं कहाँ नहीं, उससे हमें अंदर की परतों का अंदाजा लगता है। तो इन तरंगों ने क्या बताया है? अंदर क्या है? इन्होंने बताया कि पृथ्वी की कई परतें हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। ये बहुत पतली है। कितनी पतली? महाद्वीपों के नीचे थोड़ी मोटी होती है, करीब 30 से 70 किलोमीटर, और हल्की ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बनी है। इसे सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। और महासागरों के नीचे? वहां ये पतली है, करीब 5 किलोमीटर, और भारी बेसाल चट्टानों से बनी है। इसे सीमा कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। क्रस्ट के नीचे क्या है? उसके नीचे है मेंटल। ये पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 83%। ये क्रस्ट से ज्यादा घना है। ये ठोस है या? मेंटल का ऊपरी हिस्सा तो ठोस है, लेकिन उसके नीचे एक जोन है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो मतलब कमजोर। ये परत थोड़ी पिघली हुई प्लास्टिक जैसी है। अच्छा। हाँ, इसी पर ऊपर की ठोस प्लेटें, जिन्हें लिथोस्फीयर कहते हैं, क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा, वो तैरती हैं, और यहीं से ज्वालामुखी के लिए मैग्मा भी आता है। और सबसे अंदर? इसी तरल बाहरी कोर के घूमने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आंतरिक कोर? वो भी लोहे निकल का है, लेकिन इतने भयंकर दबाव में है कि वो ठोस है, हालांकि तापमान बहुत ज्यादा है। कमाल की संरचना है। अब जरा सतह पर वापस आते हैं। महाद्वीप कैसे बने? वो वेगनर की थ्योरी। हाँ, आल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने 1912 के आसपास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। उनका कहना था कि आज के महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया। पैंजिया? हाँ, और फिर ये टूटकर अलग अलग दिशाओं में बह गए। उन्होंने इसके कई सबूत भी दिए। जैसे वो नक्शे का फिट होना? हाँ, जैसे दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट से बिल्कुल फिट हो जाता है, जैसे जिक्सॉ पजल के टुकड़े हों। और जीवाश्म? बिल्कुल। अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे पौधे और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं, जो आज हजारों किलोमीटर दूर हैं। जैसे मेसोसोरस नाम का एक छोटा रेप्टाइल। हाँ, आपने बताया था। उसके जीवाश्म सिर्फ दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में मिलते हैं। हाँ। वो ताजे पानी का जीव था, पूरा अटलांटिक तैरकर पार नहीं कर सकता था। और चट्टानें भी? हाँ, अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही उम्र और प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, और पुराने ग्लेशियरों के निशान भी, जो बताते हैं कि ये सब कभी एक साथ ठंडी जगह पर थे। लेकिन वेगनर ये नहीं बता पाए कि ये खिसके क्यों, क्या ताकत थी इसके पीछे। सही, यही उनकी थ्योरी की कमजोरी थी। इसका जवाब बाद में मिला जब समुद्री तल का अध्ययन हुआ। सी फ्लोर स्प्रेडिंग? हाँ, हैरी हेस ने ये थ्योरी दी। उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में जो पहाड़ जैसी श्रृंखलाएं हैं, मिड ओशियानिक रिज, वहां लगातार नया लावा निकलकर जम रहा है और समुद्री तल दोनों तरफ फैल रहा है। और पुराना तल कहाँ जा रहा है? वो महाद्वीपों के किनारों पर जो गहरी खाइयां हैं, ट्रेंचेस, वहां नीचे मैंटल में वापस जा रहा है, मतलब सबडक्ट हो रहा है। और इन सबको मिला के बनी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बिल्कुल, ये आज की सबसे स्वीकृत थ्योरी है। ये कहती है कि पृथ्वी की बाहरी कठोर परत यानी लिथोस्फीयर कई टुकड़ों में बटी है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हिल रहे हैं? हाँ, ये नीचे की गर्म और प्लास्टिक जैसी एस्थेनोस्फीयर पर बहुत धीरे धीरे खिसक रही हैं, कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से। और इन्हीं प्लेटों के किनारों पर ही सारे भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं? क्योंकि यहीं पर प्लेटें आपस में टकराती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या अगल बगल खिसकती हैं। जब टकराती हैं तब क्या होता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री? हाँ, अगर एक महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराए तो भारी वाली महासागरीय प्लेट नीचे धंस जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। इससे खाई बनती है? हाँ, गहरी समुद्री खाई, और नीचे जाके वो प्लेट पिघलती है, जिससे मैग्मा बनता है, जो ऊपर आकर ज्वालामुखी बनाता है। इसी टकराव से पहाड़ भी बनते हैं, जैसे हिमालय और एंडीज। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसी का नतीजा है। बिल्कुल, प्रशांत महासागर के चारों ओर सबडक्शन जोन है,
इसलिए वहां बहुत ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। और जब प्लेटें दूर जाती हैं, डाइवर्जन बाउंड्री, तब नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और नया क्रस्ट बनाता है। इससे समुद्र के बीच में वो रिज बनते हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज। और तीसरी तरह की बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म। वहां प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल रगड़ खाती हुई खिसकती हैं। इनमें ना तो क्रस्ट बनता है ना नष्ट होता है, लेकिन जबरदस्त तनाव पैदा होता है, जिससे बड़े भूकंप आते हैं, जैसे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ये प्लेटें ही चट्टानों को भी बनाती और बदलती होंगी। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। स्रोत 3 मुख्य तरह की चट्टानों के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेंट्री और रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। आग्नेय ये सीधे माग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, पिघली हुई चट्टान से, जैसे ग्रेनाइट जो जमीन के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है, और बेसाल्ट जो लावा के रूप में सतह पर आकर जल्दी ठंडा होता है। और अवसादी? ये पुरानी चट्टानों के टूटने फूटने से बने कणों, मतलब सेडिमेंट्स के कहीं जमा होने और फिर दबाव और सीमेंटेशन से बनती हैं, परत दर परत, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल। इनमें अक्सर जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरी? रूपांतरित। जब पुरानी आग्नेय या अवसादी चट्टानें बहुत ज्यादा गर्मी या दबाव के कारण बिना पिघले बदल जाती हैं, तो रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें बनती हैं। जैसे चूना पत्थर गर्मी और दबाव से संगमरमर, मार्बल बन जाता है, शेल स्लेट बन जाता है। और ये सब आपस में बदलती रहती हैं, रॉक साइकिल। हाँ बिल्कुल, कोई भी चट्टान टूटकर अवसादी बन सकती है, या दबकर रूपांतरित हो सकती है, या पिघलकर मैग्मा बन सकती है, जिससे फिर आग्नेय चट्टान बनेगी। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। चलिए अब जरा ऊपर उठते हैं। पृथ्वी का गैसीय आवरण, वायुमंडल, इसकी भी परतें हैं। हाँ, कई परतें हैं, हर एक की अपनी खासियत। सबसे नीचे जहां हम रहते हैं वो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। मौसम की सारी घटनाएं यहीं होती हैं। हाँ, बादल, बारिश, हवा, तूफान, सब कुछ। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज्यादा और ध्रुवों पर कम होती है, और इसमें ऊपर जाने पर तापमान गिरता है आमतौर पर। इसके ऊपर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी सबसे जरूरी बात है ओजोन परत। ओजोन परत, जो हमें यूवी किरणों से बचाती है। बिल्कुल, ये सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, और इसी सोखने की वजह से समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, क्षोभ मंडल के उलट। अच्छा, इसीलिए ये शांत रहती है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा ऊपर और ठंडी नीचे होती है, तो मिक्सिंग कम होती है। यह शांत परत है, इसीलिए जेट विमान इसी में उड़ना पसंद करते हैं। और इसके ऊपर भी परतें हैं। हाँ, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर, जो अंतरिक्ष में मिल जाता है। अच्छा, ये वायुमंडल गर्म कैसे होता है? सूरज की रोशनी से। इंसुलेशन। हाँ, सूरज से आने वाली ऊर्जा को इंसुलेशन कहते हैं। पृथ्वी की सतह इसे सोखती है और फिर गर्मी छोड़ती है, जिससे निचला वायुमंडल गर्म होता है। लेकिन सारी रोशनी सोखी नहीं जाती, कुछ वापस भी जाती है। एल्बिडो। सही। एल्बिडो मतलब किसी सतह की परावर्तन क्षमता। बर्फ की एल्बिडो बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादातर रोशनी वापस भेज देती है, इसलिए ठंडी रहती है। और पानी या गहरे रंग की जमीन? उनकी एल्बिडो कम होती है, वो ज्यादा रोशनी सोखते हैं, इसलिए ज्यादा गर्म होते हैं। एक और बात, जमीन पानी से जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, उसे गर्म होने में ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा समय लगता है, और ठंडा होने में भी ज्यादा समय लगता है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी। इसी से वो समुद्री और स्थलीय हवाएं चलती हैं। बिल्कुल, दिन में जमीन जल्दी गर्म होती है, हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, कम दबाव बनता है। समुद्र ठंडा रहता है, ज्यादा दबाव, तो हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, सी ब्रीज। रात में उल्टा होता है, लैंड ब्रीज। और ऊपर जाने पर तापमान कम क्यों होता है? लैप्स रेट? हाँ, क्षोभ मंडल में आमतौर पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, क्योंकि सतह से गर्मी मिल रही है जो ऊपर जाते हुए कम होती जाती है। लेकिन कभी-कभी उल्टा भी होता है, तापमान व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। हाँ, कभी-कभी खासकर शांत ठंडी रातों में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और उसके संपर्क की हवा भी ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की हवा गर्म रह जाती है। तो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, इससे धुंध या कोहरा बन सकता है। अब हवा चलती क्यों है? दबाव के अंतर से? हाँ, हवा हमेशा उच्च दबाव या हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से निम्न दबाव या लो प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर बहती है। उच्च दबाव कहाँ बनता है? जहां हवा ठंडी और भारी होकर नीचे बैठती है।
निम्न दबाव वहां बनता है जहां हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है। लेकिन हवा सीधी क्यों नहीं बहती, मुड़ क्यों जाती है? कोरियोलिस बल। बिल्कुल, पृथ्वी घूम रही है और इस घूमने के कारण हवा सीधी न बहकर अपने रास्ते से मुड़ जाती है। किधर? उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। ये बल भूमध्य रेखा पर 0 होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। इसी से चक्रवात घूमते हैं। हाँ, और दुनिया भर में हवाओं का एक निश्चित पैटर्न बनता है। वायुमंडलीय परिसंचरण कोशिकाएं हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। और जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में बहुत तेजी से बहने वाली हवा की नदियां हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और मौसम को बहुत प्रभावित करती हैं। अब हवा में नमी की बात करते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। हाँ, हवा में पानी की भाप की मात्रा। एक होती है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो क्या है? वो बताती है कि हवा में उसकी क्षमता के मुकाबले कितनी नमी है, प्रतिशत में। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हवा पूरी तरह संतृप्त है, सैचुरेटेड है। और जब हवा सैचुरेटेड हो जाती है और ठंडी होती है, तब संघनन यानी कंडेंसेशन होता है। पानी की भाप वापस नन्ही बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है और इसी से बादल बनते हैं। हाँ, बादल पानी की इन्हीं नन्ही बूंदों या बर्फ के कणों का समूह होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं। बादल भी कई तरह के होते हैं। हाँ, उनकी ऊंचाई और शक्ल के आधार पर। बहुत ऊंचे, पतले, रेशेदार बादल सिरिस कहलाते हैं। ये बर्फ के कणों से बने होते हैं। और वो रुई जैसे? वो क्यूमुलस होते हैं, फूले हुए। अगर चादर की तरह फैले हों तो स्ट्रैटस। और बारिश वाले? बारिश वाले बादलों के नाम में अक्सर निम्बस जुड़ा होता है, जैसे निम्बोस्ट्रेटस, हल्की लगातार बारिश करते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस बहुत बड़े ऊंचे बादल होते हैं जो गरज, बिजली और भारी बारिश लाते हैं। बारिश होती कैसे? मतलब बादल तो बन गए, पर पानी नीचे क्यों गिरता है? जब बादल में पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगते हैं। इसके भी प्रकार हैं? हाँ, स्रोत 3 मुख्य प्रकार बताते हैं। संवहनीय, कन्वेक्शनल रेनफॉल। वो कैसे? जब जमीन बहुत गर्म हो जाती है तो हवा तेजी से ऊपर उठती है, ठंडी होती है, बादल बनते हैं और वहीं बरस जाते हैं। ये अक्सर भूमध्य रेखीय इलाकों में दोपहर बाद होती है। तेज बौछारें। दूसरा? पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब नमी वाली हवा किसी पहाड़ से टकराती है तो उसे ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठकर ठंडी होती है। हाँ, और पहाड़ के उस तरफ विंडवर्ड साइड बारिश करती है। लेकिन जब हवा पहाड़ के दूसरी तरफ लीवर्ड साइड उतरती है तो वह गर्म और सूखी हो जाती है। वहां बारिश कम होती है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं। और तीसरा प्रकार? चक्रवातीय या वाताग्री वर्षा। ये तब होती है जब 2 अलग-अलग तापमान वाली हवाएं मिलती हैं, एक गर्म, एक ठंडी। इनके मिलने की जगह को फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है, ठंडी होती है और बारिश करती है। ये समशीतोष्ण कटिबंध में आम है। अच्छा, अब कुछ बड़े पैमाने के जलवायु पैटर्न पर आते हैं। एल नीनो और ला नीना। एनसो। हाँ, एनसो यानी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये प्रशांत महासागर में होने वाला एक बहुत बड़ा मौसमी उतार चढ़ाव है जो हर कुछ सालों में होता है। इससे होता क्या है? सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं और गर्म सतही पानी को पश्चिम की ओर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। पूरब में दक्षिण अमेरिका के तट पर नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। एल नीनो में क्या होता है? एल नीनो के समय ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या उलट जाती हैं, तो वो गर्म पानी का पूल पूरब की तरफ खिसक जाता है। इसका असर? इससे पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के सूखे तट पर भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत में सूखा पड़ सकता है। भारतीय मॉनसून अक्सर कमजोर हो जाता है। और ला नीना? ला नीना में सामान्य स्थिति और मजबूत हो जाती है। हवाएं तेज होती हैं, पश्चिम में पानी और गर्म, पूरब में और ठंडा। ये अक्सर भारतीय मॉनसून के लिए अच्छा होता है। हिंद महासागर में भी ऐसा कुछ होता है? इंडियन ओशन डाइपोल? हाँ, आईओडी भी हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के तापमान के अंतर से जुड़ा है। ये भी मॉनसून को प्रभावित करता है। ये सब दिखाता है कि महासागर और वायुमंडल कितने जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में इतनी अलग अलग जलवायु,
इन्हें समझने के लिए कोई सिस्टम है? कोपेन वर्गीकरण? हाँ, व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के मासिक और वार्षिक पैटर्न के आधार पर जलवायु को कोड देता है। इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं? मोटे तौर पर 5 मुख्य ग्रुप हैं। ए उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, बी शुष्क ड्राई, सी समशीतोष्ण टेम्परेट, डी महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल और ई ध्रुवीय पोलर। और इनके अंदर भी उप प्रकार है? हाँ, जैसे ए में एएफ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, साल भर बारिश, एम मानसून और डब्ल्यू सवाना सूखी सर्दी। बी में BWH गर्म रेगिस्तान, BWK ठंडा रेगिस्तान, BS स्टेपी। सी में जैसे CS भूमध्य सागरीय सूखी गर्मी, CFA आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय साल भर बारिश गर्म गर्मी, CFB समुद्री पश्चिमी तट साल भर बारिश हल्की गर्मी। डी महाद्वीपीय जलवायु है जहां सर्दियां काफी ठंडी होती हैं, और ई ध्रुवीय जलवायु। ये वर्गीकरण दुनिया के जलवायु पैटर्न को समझने में मदद करता है। हाँ, एक नजर में पता चल जाता है कि किसी जगह का मौसम आमतौर पर कैसा रहता है। तो आज हमने पृथ्वी की बुनियादी बातों पर एक नजर डाली। कैसे ये घूमती है, अंदर क्या है, प्लेटें कैसे चलती हैं, वायुमंडल कैसे काम करता है और दुनिया भर में जलवायु कैसे बनती है। ये सब चीजें कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और इन अवधारणाओं को समझना सिर्फ अकादमिक रूप से जरूरी नहीं है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को, मौसम के पैटर्न को और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। पृथ्वी एक बहुत ही जटिल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम इंसान अपनी गतिविधियों से, शहरीकरण हो, वनों की कटाई हो या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, पृथ्वी के इन नाजुक प्राकृतिक चक्रों और प्रणालियों को बदल रहे हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? खासकर तब जब ये सिस्टम इतने जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।